अब इसके अगले पार्ट की बात करते हैं। तो अगले पार्ट में सीधे क्वेश्चन लेके चला जाए। क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा या कहा जाएगा प्रूव दैट 2√3 इज एन इर्रेशनल नंबर। अब हम इसकी बात करेंगे कि 2√3 इज एन इर्रेशनल नंबर। अब यहाँ पे उतना लॉन्ग प्रोसेस नहीं करेंगे जितना हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में करते थे, लाइक एज √2√3 को प्रूव करना। ठीक है, उन्हीं का हेल्प लेंगे और उन्हीं का हेल्प लेकर के इसको प्रूव किया जाएगा कि ये क्या है, इर्रेशनल है। लेकिन लगभग वही सिमिलर मेथड जिसको हम बोलते थे मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन की बात करेंगे, राइट। सो सॉल्यूशन इसका क्या होगा, लेट 2√3 इज ए रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि ये जो 2√3 है क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, जब ये रेशनल नंबर है तो बताओ रेशनल नंबर के क्राइटेरिया को फॉलो करेगा, ठीक है ना। तो रेशनल नंबर कैसे होता है, 2√3 = p/q, वेयर p, q नॉट इक्वल टू 0 आर इंटीजर। यहाँ पे ये दिखाने की क्या बंद हो गया, अरे यार सही है, ठीक है। p, q नॉट इक्वल टू 0 आर इंटीजर, वो ऐसे ही है, वो स्क्रीन बंद हो जाता है। ठीक है, 2√3 p/q, p, q नॉट इक्वल टू 0 आर इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ पे ये बताने की जरूरत नहीं है कि p एंड q आर रिलेटिवली प्राइम आर को प्राइम। ठीक है, अब इसको बताओ क्या लिखोगे, 2 को इधर भेज दो, √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/2q। अब एक बात बताइए, ये √3 हो गया और p/2q को नया इंटीजर m बोल दो, वेयर m इज इक्वल टू 2q। अच्छा एक बात बताओ, q क्या था, इंटीजर। और जब q इंटीजर था तो किसी भी इंटीजर में एक नए इंटीजर यानी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो जब ये इंटीजर ही होगा तो इसका एक नया नाम बना दिया कि चलो इसको ही हम बोलते हैं। अच्छा, नीचे वाली जो वैल्यू है डिनोमिनेटर, क्या 0 हो सकता है, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कहा गया है q नॉट इक्वल टू 0। और जब एक नॉट इक्वल टू 0 यानी नॉन जीरो नंबर में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी 0 नहीं आएगा। आई बात समझ में। तो जब ये 0 नहीं हो सकता है तो यानी आप समझ गए कि डिनोमिनेटर 0 नहीं है बट एक इंटीजर है और ऊपर भी एक इंटीजर है। तो p/m या p/q टाइप के नंबर को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ इधर √3 है और यहाँ पे क्या मिल गया आपको, रेशनल नंबर मिल गया। ठीक है, तो क्या ये सही है, नहीं है भाई। √3 √2 ये सब क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। हमने पहले ही क्वेश्चन में क्या किया था, प्रूव किया था। तो जब ये रेशनल नंबर मिल गया तो हमारा कंट्राडिक्शन हो गया। कंट्राडिक्शन इस बात का हो गया कि हमने तो इसको क्या माना था, रेशनल, तभी तो गड़बड़ी आ रही है। तो इसका मतलब हुआ विच इज ए कंट्राडिक्शन, आगे लिख सकते हो विच इज अ कंट्राडिक्शन of the fact that √3 is an irrational number। यहाँ जो रेशनल मिला है, इस रेशनल की वजह से हम इस बात पे पहुंच गए कि ये कंट्राडिक्शन है। किस बात का है कि √3 इर्रेशनल होता है, इसी बात का तो कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन मीन्स होता है विरोधाभास, यानी यहाँ विरोध टाइप की बातें आ गई कि भाई हमने तो इसको पढ़ा था इर्रेशनल और यहाँ पे दिखा रहा है क्या, रेशनल। तो इसका मतलब आवर सपोजिशन क्या है, रॉन्ग। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग एंड हेंस 2√3 इज एन इर्रेशनल नंबर। क्लियर हो गया।
अब इसमें दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं, प्रूव दैट 1/√2 इज एन इर्रेशनल नंबर। यहाँ पे ये प्रूव करना है कि 1/√2 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो इस 1/√2 में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं 3/√5, 1/√3, -2/√5, ये सब एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन हैं, यानी इनमें से कोई ऐसे आ सकता है, यानी डिनोमिनेटर में एक इर्रेशनल नंबर दिया रहेगा, ठीक है ना। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए फिर वही सेम कहानी, क्या लिखेंगे, लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। आई बात समझ में? इसको क्या लिखोगे, 1/√2 इज इक्वल टू P/Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर बट Q नॉट इक्वल टू 0। क्या इतनी बातें समझ पा रहे हैं? यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा गलती स्टूडेंट्स करते हैं वो ये होता है कि इनको रिवर्स कर देते हैं, ठीक है ना। तो जब आप इसको रिवर्स कर दोगे, चलो मैं 1 मिनट के लिए करके दिखाता हूँ, तो ये √2 ऊपर आ जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा Q/P, और इधर 1 को इधर कर दो या कोई नंबर है तो इधर कर दो, आप बोलते हो कि ये आ गया रेशनल। ये तरीका गलत है, ये आपका गलत है, समझ गए बात को? क्यों? क्योंकि जब आप इसका रिवर्स करोगे ना, जब इसका रिवर्स आप करोगे तो क्या होगा, Q ऊपर आएगा और P नीचे आएगा, और आप जानते हैं कि दुनिया के किसी भी रेशनल में डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या P के बारे में आप श्योर है कि वो 0 है कि नहीं है? हम श्योर किसके बारे में है, Q के बारे में है। तो जब आप इसका उल्टा कर देंगे, रिवर्स करेंगे, तो P नीचे आएगा, और जब P नीचे आएगा तो आप ये इस बात से, मतलब इस बात के लिए आप श्योर नहीं है कि P 0 भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है P 0 हो, समझ गए ना। तो ऐसे केस में तब तो अनडिफाइन हो गया। आई बात समझ में? तो यहाँ पे करना क्या है, इसको किया जाएगा रेशनलाइज। आई बात समझ में? रेशनलाइजेशन इसका करेंगे तो 1/√2, और जो ये इर्रेशनल नंबर है इसी का नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, और यहाँ हो जाएगा P/Q। अब बोलो यहाँ आ गया √2/2 और यहाँ P/Q। अब बोलो क्या करोगे, 2 को इधर भेज दो, यानी केवल रूट में जो चीजें हैं उसी को एक तरफ बनाना है, समझे। √2, √3, √5 जो भी है उसको एक तरफ रखने की कोशिश करेंगे, बाकी को दूसरी तरफ ले जाएंगे, लेकिन ऐसा करने के लिए रिवर्स का सहारा नहीं लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ 2 इधर आ जाएगा तो 2P/Q। आप जानते हैं कि जब चीज़ें डिनोमिनेटर में होती है तो मल्टीप्लाई होगा इधर जाके तो नोमिनेटर में होगी, तो 2P/Q। अच्छा एक बात बताओ, इसको आप ये बोल सकते हैं क्या, 2P को एक नया नाम दे दो M/Q, वेयर M इक्वल टू 2P। अब बताओ P एक इंटीजर था, एक इंटीजर में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीजर ही आएगा, और ये इंटीजर अपॉन इंटीजर, और नीचे वाली डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, रेशनल है। इसका मतलब ये हो गया √2 इज इक्वल टू रेशनल नंबर। एंड उसके आगे तो आप लिख ही सकते हैं, क्या लिखेंगे, विच इज ए कंट्राडिक्शन ऑफ द फैक्ट दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, hence our supposition is therefore 1/√2 is okay। क्या, हाँ ये रेशनल है, इधर को देखते हुए अभी तो आप बोले इरेशनल, भाई √2 रियल में इर्रेशनल है, आप नहीं समझे। देखिए मैंने ये कहा कि इसको देख करके आप बोलोगे रेशनल है, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर x इक्वल टू y लिखा है और मैं बोलूं कि y एक रेशनल नंबर है, तो आप x को क्या बोलोगे, रेशनल ही। अगर y रेशनल है तो y के ही इक्वल x है, यानी जो y है दैट इज x, समझ गए ना। जब दोनों चीजें सेम है
तो दोनों सेम ही रहेगा। तो अगर ये रेशनल है तो ये भी क्या होगा, तो m बाई क्यू अगर रेशनल टाइप का आ गया तो रूट 2 भी क्या ही होगा, रेशनल। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई क्या है कि रूट 2 क्या है, तभी तो हमें कंट्राडिक्शन मिलेगा। समझे बात को। तो वही बात आगे लिखिए कि विच इज ए कंट्राडिक्शन ऑफ द फैक्ट दैट रूट 2 इज इर्रेशनल नंबर। और ऐसा गड़बड़ी क्यों हो रही है, क्योंकि हमने गलत माना हुआ है। समझ गए, ठीक। अब इसके अगले टाइप पे आते हैं। अगले टाइप का क्वेश्चन ऐसे आएगा, प्रूव दैट 2 प्लस रूट 3, ठीक है, इज एन इर्रेशनल नंबर। और ये किस कैटेगरी का आएगा, इसमें बहुत सारे टाइप आते हैं। हो सकता है 2 माइनस रूट 3 आ जाए, हो सकता है 5 प्लस 2 रूट 3 आ जाए, हो सकता है 4 माइनस रूट 3 आ जाए, हो सकता है रूट 5 भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि हर जगह रूट 3 आएगा, रूट 5 प्लस 2 भी आ सकता है, रूट 2 माइनस 1 भी आ सकता है। मतलब इस सारे टाइप के क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन में इंक्लूड हो सकते हैं। आई बात समझ में। तो इनमें से हम कोई भी एक लेकर के चल सकते हैं। आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो रूट वाली वैल्यू है उसको एक साइड रखनी है, बाकी को हटाते जाना है। समझे। तो पहले इसका सॉल्यूशन करिए। लेट 2 प्लस रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। ये हमने मान लिया कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। और जैसे ही आपने इसको सपोज किया रेशनल है, इसको क्या लिख दोगे, रूट 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, वेयर पी कामा क्यू नॉट इक्वल टू 0 आर इंटीजर्स। ये पूरा प्रॉपरली आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में। ये नहीं कि आधा अधूरा लिख दो और जैसे स्टेप आपको बता रहे हैं वैसे ही काम करना है और एकदम नीट एंड क्लीन लिखना है, ठीक है ना। नहीं तो पूरा उसी में गोज गाज के रख देते हो, समझ में नहीं आता कहाँ शुरू कहाँ खत्म। देखो अब यहाँ से हम रूट 3 को अलग करें, एक तरफ करें, तो सबसे आसान तरीका क्या है, 2 को उधर ले जाएं। अभी तक ये चीज़ें मल्टीप्लाई में आती थी तो उधर ले जाके डिवाइड या मल्टीप्लाई जो भी करते थे। अभी ये किस में आ रहा है, प्लस में। तो प्लस वाली चीज़ों को जब उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस। तो आप बताइए अंडर रूट 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p बाई क्यू माइनस। अब इनका आप एलसीएम ले लो, p माइनस क्यू का यहाँ मल्टीप्लाई 2q अपान q। समझ में आ रहा ना इतना। अब एक बात बताइए, q क्या है, क्या है जी, इंटीजर। और एक इंटीजर में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या होगा, और p भी इंटीजर है तो 2 इंटीजर का डिफरेंस क्या होता है, इंटीजर ही होता है ना। 2 इंटीजर को प्लस करो या माइनस करो, आंसर क्या ही आएगा, इंटीजर। अब इस इंटीजर ऊपर एक इंटीजर हो गया और नीचे भी एक इंटीजर। क्या नीचे वाली वैल्यू 0 की इक्वल हो सकती है, नहीं, क्योंकि हमने पहले ही ले रखा है। तो इसको आप m बोल दो और इसको q बोल दो, वेयर m इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, p माइनस। अब बताओ ये रेशनल नंबर हुआ कि नहीं, हो जाएगा, p बाई क्यू टाइप का नंबर जो है। अंडर रूट 3 इधर। अब देखो ये हो गया तुम्हारा रेशनल नंबर। और यहाँ क्या लिखोगे, विच इज ए कंट्राडिक्शन। पूरी बातें आप लिखिएगा, जल्दी से लिखो, सारा पूरा प्रॉपरली लिखना है जैसे पहले क्वेश्चन में लिखवाए स्टेटमेंट। विच इज ए कंट्राडिक्शन ऑफ द फैक्ट दैट रूट 3 इज इर्रेशनल नंबर, हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग एंड देयरफॉर 2 प्लस रूट 3 इज हाँ इर्रेशनल नंबर। लिख लीजिए। अब जो अगला क्वेश्चन है वो इस टाइप का आ सकता है। अच्छा इसी में का एक और क्वेश्चन कराते हैं, प्रूव दैट, पीटी का मतलब क्या समझ रहे हो, प्रूव दैट 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। समझे।
अब देखो यहाँ ये भी उसी कैटेगरी का है, सेम क्वेश्चन है। इसको क्या लिखोगे आप? लेट 3 - 2 √5 इज अ रेशनल नंबर। दिस implies 3 - 2 √5 is equal to p by q, where p, q not equal to 0 are integers. This implies, अब बताओ किसको यहाँ से हटाया जाए पहले? 3 को। वेरी गुड। आपको ये नहीं कहेगा कि 2 को पहले हटा दो, ठीक है, इस टर्म को छोड़ करके पहले इसको हटाएंगे। तो बताइए यहाँ क्या बचेगा? -2 √5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? p by q -3। समझे? दिस implies, इसका एलसीएम ले लो, -2 √5 इज इक्वल टू p -3q अपॉन q। अब हमने क्या बताया था आपको? हमने ये बोला था कि जो रूट में वैल्यू आती है उसको एक साइड रखना है, यानी अभी भी किसको हटाना है? -2 को, ठीक है। तो -2 √5 के साथ क्या है? मल्टीप्लाई में है। तो अगर ये कोई चीज़ मल्टीप्लिकेशन में होती है तो इधर आती है तो क्या होती है? डिवाइड होती है। तो हम इसको लिख देंगे √5 इज इक्वल टू p -3q अपॉन -2, और यहाँ पे क्या है? q हो जाएगा। अब एक बात बताओ, √5 सेम यही कहानी, q क्या है? एक इंटीजर। किसी इंटीजर में 3 का मल्टीप्लाई करोगे देन आल्सो एन इंटीजर, p में से उसको माइनस करोगे, यानी एक इंटीजर में से इंटीजर को माइनस करोगे देन इंटीजर। तो ऊपर एक इंटीजर मिल रहा है और नीचे q है। अच्छा ये बताओ, q में -2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 0 हो सकता है? नहीं हो सकता है, नहीं होगा ना। q 0 नहीं है तो जब नॉन जीरो नंबर में -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 कहाँ होगा? तो नीचे 0 नहीं हो सकता है, ऊपर भी एक इंटीजर है, नीचे भी एक इंटीजर है। तो हम इसको m/n बोल सकते हैं क्या? वेयर m की वैल्यू क्या है? p -3q एंड n की वैल्यू क्या है? -2q। समझ गए? और ये अपने आप में क्या है तब? इंटीजर। आप ये भी बता सकते हो n नॉट इक्वल टू 0, 0 भी नहीं होगा। अब बताओ √5 किसके इक्वल हो जाएगा? रेशनल के। ये क्या बन गया? रेशनल नंबर बन गया। अब आप लिख दोगे विच इज ए contradiction of the fact that √3 is an 5 है ना, सॉरी 5 है तो 5 लिखिएगा, 5 is an irrational number, therefore our supposition is wrong, hence 3 - 2 √5 is an irrational number। आपने क्या क्वेश्चन पूछा? √2 - 1। अच्छा, इसको प्रूव करना है कि इरेशनल है कि नहीं। अब इसमें और पहले वाले क्वेश्चन में क्या अंतर है? इन्होंने पूछा √2 - 1। अंतर यही है कि यहाँ रूट वाली वैल्यू पहले दी हुई है और इधर वाली बाद में, ठीक है, मतलब इंटीजर बाद में। अब एक बात बताओ, अगर हमें इसे प्रूव करना है, जैसे पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं, प्रूव दैट √2 - 1 इज एन इरेशनल नंबर। तो क्या करना है? लेट करिए सॉल्यूशन में, लेट √2 - 1 इज अ रेशनल number. This implies √2 - 1 equal to p by q, where p, q not equal to 0 are integers, right? This implies, अब हमने यही बात बोला कि रूट वाली वैल्यू को एक तरफ करने की कोशिश करिए,
तो देखो यहाँ √2 को रहने दो। अब ये -1 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, +1। तो यहाँ हो जाएगा p/q और +1 हो गया। अगर यही प्लस में रहता तो उधर जाएगा क्या होगा, माइनस होगा जब ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ q का एलसीएम लीजिए, p + q/q। और ये क्या है, p + q अपने आप में एक इंटीजर होगा, उसका नाम कर दो m, वेयर m = p + q/q। अब ये बोलो क्या आ गया तुम्हारा, रेशनल नंबर। ये हो गया रेशनल, वेयर एज √2 इज इरेशनल नंबर। तो ये हमको कंट्राडिक्शन मिला कि नहीं मिला? तो ये बाकी बातें आप लिख लेंगे, ठीक। चलो, अच्छा कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता, आना है ना, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है, प्रूव दैट 2 + √3, या थोड़ा और इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दो, 5√7/3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इसमें क्या करिएगा, देखो अब तक ये क्वेश्चन नहीं आया था, अभी तक नॉमिनेटर में जो दिया उसी टाइप के क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे। अब यहाँ एक और टर्म बढ़ गया, मतलब एक और चीज़ें हो गई, डिनोमिनेटर में भी कोई वैल्यू दे दिया है। अगर ऐसे दिया है तो सेम वही कहानी, लेट करोगे, लेट क्या 2 + 5√7/3 इज व्हाट, a rational number, a rational number. This implies 2 + 5√7/3 is equal to p/q, where p, q not equal to 0 are integers. p और q दोनों इंटीजर होते हैं, बट q not equal to 0। अब एक बात बताओ, यहाँ पे रूट में कौन दिख रहा है, 7। तो रूट में 7 को एक तरफ करने की कोशिश करेंगे, तो इसके लिए पहले किसको हटाया जाए यहाँ से, गलत, हाँ नहीं 3 को, वेरी गुड, सही, 3 को हटाओगे, हमें लगा 3 यहाँ पे है, 3 को ही हटाएंगे, यानी डिनोमिनेटर वाली चीज़ों को पहले हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ बोलो 2 + 5√7 और ये 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो 3p/ क्या हो जाएगा, q। अब किसको हटाओगे, अब तो वही पहले जैसा क्वेश्चन बन गया। अब 2 को हटाओगे, फिर किसको हटाओगे, 5 को। तो यहाँ 2 प्लस में है ना, तो प्लस में है तब माइनस हो जाएगा, 5√7 = 3p/q - 2। इनका एलसीएम ले लो तो 3p - 2q/q, और यहाँ हो गया 5√7। अब 5 को हटा देंगे तो यहाँ √7 = 3p - 2q/5q। अब इसको क्या लिख सकते हो, m, और इसको लिख सकते हो n, और ये हो गया √7, और ये क्या बन गया, √7 रेशनल बन जाएगा। तो जब ये रेशनल हो गया तो वही कंट्राडिक्शन हो गया। समझ गए बात को? तो ऐसे क्वेश्चन में भी कंफ्यूज मत होना, समझे, लिख लो। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ऐसे भी आता है, प्रूव दैट 2 to the power n, या ऐसे लिख सकते हो, प्रूव दैट 6 to the power n नेवर एंड्स विथ 0। 6 to the power n never ends with 0 for any natural number n कोई नेचुरल नंबर है, और उसके लिए प्रूव करिए कि 6 का पावर n। ठीक है, कभी शो करने के लिए आएगा, कभी प्रूव करने के लिए आएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो 6 का पावर n भी हो सकता है, 8 का पावर n भी हो सकता है, ऐसे हो सकते हैं। या कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि 2 का पावर n इंटू 6 का पावर n, ऐसे 2 लोग आ जाएं, या 4 का पावर n और 6 का पावर n, ऐसे भी आ सकता है। समझ गए ना? तो हम किसी एक 4 to power n या 6 to power n की भी बात कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो, कभी भी
6, अच्छा n क्या है? नेचुरल नंबर। तो जब ये नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1 से। तो 6 का पावर 1 करोगे तो क्या आएगा? 6। क्या इसके लास्ट में 0 आया? नहीं आया। 6 का पावर 2 करोगे तो 30 से, क्या इसके लास्ट में 0 आया? नहीं आया। ऐसे यहाँ 1 2 3 4 10 20 बढ़ाते जाओ n के जगह पे और उसको मल्टीप्लाई करके देखो, उसके लास्ट में कभी 0 नहीं आएगा। तो भाई हमको सबको पता है कि 0 नहीं आएगा, लेकिन ये तो आपको दिखाना है ना सॉल्व करके। तो 0 नहीं आएगा तो हम थोड़ा उल्टा सोचें कि 0 कब आता है, किसी भी वैल्यू के लास्ट में 0 कब आता है। जैसे मान लो 50 है ना, तो 50 के लास्ट में 0 कब आएगा? इसमें 5 इंटू किसका मल्टीप्लाई? 10 का। अगर हम कहें 70 है तो इसमें 7 इंटू क्या हुआ है? 10 हुआ है। यानी कभी जैसे कोई कहे कि 100 के लास्ट में 0 कब आएगा, तो 100 का मतलब 10 में किसका मल्टीप्लाई? हम कहें 5000 है तो इसके लास्ट में 0 क्यों आए? क्योंकि 500 में किसका मल्टीप्लाई? बाकी 0 आए ना आए अलग बात है, लेकिन कम से कम एक 10 का मल्टीप्लाई होना चाहिए कि नहीं, एक 0 लाने के लिए। तो जब एक 10 का मल्टीप्लाई होना जरूरी है तो इसका मतलब एक 10 कब आएगा? जब एक 2 आएगा और एक क्या आएगा? समझ गए बात को? यानी अगर यहाँ पे 70 है तो इसका एक फैक्टर 2 आया होगा, एक फैक्टर क्या आया होगा? तो जब तक 2 और 5 एटलीस्ट 1 2 एंड 1 5 दोनों नहीं आएंगे तब तक लास्ट में 0 नहीं आएगा। क्लियर हुआ? अब चलिए इसको हम सॉल्व कैसे करना है देखिए। कंसीडर 6 टू द पावर n। अब ये बताओ 6 क्या है? कंपोजिट नंबर है कि प्राइम नंबर? कंपोजिट नंबर। तो जब कंपोजिट नंबर है तो एफटीए क्या कहता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि दुनिया के किसी भी कंपोजिट को हम क्या कर सकते हैं? प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बताओ 6 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू इसका पावर हो गया n। अब एक बात बताओ, यहाँ से 2 का पावर n होगा और यहाँ 3 का पावर n होगा, होता है ना? अगर ये बेसिक रूल होता है कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट है उसका पावर सेम है तो ये पावर दोनों पे आता है, ठीक है ना? एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में पढ़े होंगे। भाई आवाज़ नहीं बे, हल्ला कर रहे हो तुम लोग। अब देखो 2 का पावर n 3 का पावर n, राइट? 2 का पावर n का क्या मतलब हुआ? जैसे हम कहें कि 2 का पावर 3 तो इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे? 3 टाइम। लेकिन सब के सब क्या ही रहेंगे? 2। 3 बार करो चाहे 20 बार करो 2 ही कहना करेंगे। ऐसे ही 3 का पावर n है तो 3 का कितनी बार मल्टीप्लाई करो? n टाइम। लेकिन क्या लिखोगे? 3 लिखोगे, समझे ना? तो ये बताइए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 डॉट 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 और ये हो गया क्या? n टाइम्स। और इंटू इसको ओपन करोगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 n टाइम्स, ये भी हो जाएगा। समझ गए? अब आप हमको बताओ कि हमें 2 कितना मिला? n। और हमें 10 लाने के लिए एक 2 की जरूरत है। यहाँ तो बहुत सारे 2 आ रहे हैं ना, लेकिन दूसरा नंबर कौन चाहिए? 5 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो 5 नहीं आ रहा है तो जब तक 2 और 5 नहीं आएंगे और मल्टीप्लाई नहीं होगा तब तक 0 नहीं बनेगा। हो गई कहानी खत्म। तो दिस सिंस देयर इज नो एनी फैक्टर एज 5, यहाँ पे 5 के रूप में कोई फैक्टर है क्या? नहीं है। अगर कोई ऐसा वैल्यू आपसे दिया रहता कि 2 नहीं आता तो आप लिख देते देयर इज नो एनी फैक्टर एज 2। कोई ऐसा नंबर दे दे जहां 2 और 5 दोनों नहीं है तो आप लिख दोगे देयर इज नो एनी फैक्टर एज 2 एंड 5। समझ गए? हेंस 6 टू द पावर n नेवर एंड्स विथ 0। कभी भी ये 0 से समाप्त नहीं होगा। कुछ बातें समझ में आई? ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। और आज जो पढ़ाया गया है इससे रिलेटेड आपको डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन मिल जाएगा, उसको प्रैक्टिस करिएगा। ओके।